नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा देश ने सोच लिया है कि वो बदलाव की तरफ है। आखिरकार क्यों दोस्तों? अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। अखिलेश बोले पूरी 400 हार जा रही है अब की बार बीजेपी। छठे चरण में बीजेपी का सूपड़ा साफ, अब बस एक चरण का चुनाव बचा है। आखिरकार क्यों दोस्तों? तमाम गांधी परिवार ने वोट डाला, बताएंगे। प्रियंका गांधी के बेटे बच्चे भी रहे साथ में। और क्यों दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को विदाई दे दी है पहले से ही, बताएंगे क्या है ये मामला। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी बोले पिछले 10 सालों में देश के लिए कोई काम नहीं किया बीजेपी ने। राहुल गांधी ने दावा किया है कि फ़िलहाल देश में बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव की तरफ ही दोस्तों देश बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया, चाहे वो बात दिल्ली की जनता की हो या फिर तमाम राज्यों की। ऐसे में राहुल गांधी ने साफ कहा है कि फ़िलहाल देश में बदलाव की हवा चल रही है, लहर चल रही है। और ऐसे में दोस्तों अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल ख़त्म, प्रधानमंत्री की विदाई तय हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर हम वोटरों के मुद्दे सुने तो मुद्दे इस वक्त बहुत बड़े बड़े हैं। महंगाई है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, इन जैसे तमाम मुद्दे हैं। और जहाँ पर जो भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जिन लोगों को विकास से कुछ लेना देना नहीं है, जिन लोगों को महंगाई गरीबी से कुछ लेना देना नहीं है, उन लोगों के लिए बस एक चिन्ह कमाल का है कि हमने कमल पर वोट दिया है। आप समझिए कि विकास हो या ना हो, कुछ लोग इतने अंधभक्त हैं कि उनका सिर्फ एक ही वो रहता है कि हम तो कमल को वोट देना है हमें, मतलब भले ही विकास ना हो, वो उन्हें हम कहते हैं अंधभक्त दोस्तों। लेकिन जो देश की जनता है वो बदलाव चाहती है और वो लोग दोस्तों वोट दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव, कहा छठे चरण में छठी का दूध, याद दिला दिया इन सबको हमने। आपको बताते चले अखिलेश ने दावा किया है कि फ़िलहाल छठे चरण में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि फ़िलहाल देश में बदलाव की हवा चल रही है और बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि आज हमारे देश में बड़े बदलाव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम नेता महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों से भाग रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि आज हमारे देश की हालत कितनी गंभीर हो चुकी है, ये आप भी देख रहे हैं। देश में दोस्तों क्या महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी से बड़ा कोई मुद्दा है? नहीं है। लेकिन सरकार की नीति आप देख लीजिए, वो ना महंगाई पर बात करती है, ना बेरोज़गारी पर बात करती है, ऊपर से जो है यहाँ पर विपक्ष को ही आंखें दिखाने का काम करती है। अखिलेश ने कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है और इसीलिए इस बार जनता ने तय कर लिया कि वो बीजेपी को टाटा बाय बाय करने वाली है। और यकीन मानिए अगर ऐसा हो रहा है दोस्तों तो बहुत सही हो रहा है, क्योंकि बीजेपी देश हित में नहीं बल्कि देश के ख़िलाफ़ हो चुकी है। और ये बात दोस्तों हम बार बार दोहराते इसलिए क्योंकि आपको भी पता है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है वो जनता के सामने आ चुकी है। जनता समझ चुकी है दोस्तों कौन उनके साथ है और कौन उनके ख़िलाफ़ है। तो कम से कम बीजेपी को ये चीज़ तो एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए कि इस बार उसकी ऐसी हार होने जा रही है दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए, जैसे कि मैंने कहा कि विकास कोई मुद्दा नहीं रखता। जो बीजेपी के वोटर है वो तो देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। जो बीजेपी के वोटर हैं वो हिंदू मुसलमान पर ही वोट करेंगे और वो करेंगे, बीजेपी को ही करेंगे। लेकिन दोस्तों जो आधी से ज़्यादा आबादी है देश की जो बीजेपी के ख़िलाफ़ है वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही है। तो इसका मतलब सीधा क्या होता है कि आने वाले समय में दोस्तों इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और सीधी तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर होने जा रहा है। मतलब साफ है कि देश में बड़े बदलाव की ज़रूरत है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों। जो यहाँ पर कन्हैया कुमार बोले जो लोग यमुना पार के हैं उनको ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं। जनता बहुत सयानी है, बहुत समझदार है, वो समझ चुकी है कि हमें किसे वोट देना है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले दिल्ली से कन्हैया कुमार को खड़ा किया गया। कन्हैया कुमार ने रंग जमा दिया
सबसे बड़ी बात यह है कि कन्हैया कुमार को आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है। और अगर देखा जाए दोस्तों तो आम आदमी पार्टी एक बहुत ही मजबूत पार्टी है। और दोस्तों आम आदमी पार्टी जब किसी को सपोर्ट कर रही है यानी कन्हैया कुमार को वोट बैंक, तो आप ये समझिए कन्हैया कुमार का जलवा अलग ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत है। ऐसे में दोस्तों जो वोट बैंक बट जाता था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का, वो वोट बैंक दोस्तों अब बटेगा नहीं। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको दे चुका हूँ कि जो ख़ास कर जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स हैं वो एकजुट होकर वोट देंगे और इस वोट का बहुत महत्व होता है। आप भी जानते हैं कि अगर वोटर्स बढ़ जाएं तो फिर जीत और हार में एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। लेकिन अगर वोटर्स दोस्तों एकजुट होकर वोट दें तो उसका ये मतलब होता है कि फ़िलहाल आने वाले समय में सरकार किसकी बन रही है, और वो है इंडिया गठबंधन, क्योंकि अब की बार इंडिया गठबंधन ने वोट बैंक को बचा कर रखा। आपको बता दो चलूँ कि इससे पहले अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूँ दोस्तों, जब इंडिया गठबंधन का हुआ था उस वक्त भी हमने कहा था कि अब की बार बहुत सही काम हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इंडिया गठबंधन खास कर जहाँ पर वोट बैंक बट जाता है वहाँ पर नहीं बटेगा। देखिए आम आदमी पार्टी दिल्ली और वहाँ पर मजबूत हो गई है पंजाब में। आम आदमी पार्टी किसके साथ है? कांग्रेस में। वैसे अगर एक तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की ज़रूरत कांग्रेस को दिल्ली में ज़्यादा है। पंजाब में तो जाहिर सी बात है लोग कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पीएम कैंडिडेट का उम्मीदवार कांग्रेस से ही होगा। और पंजाब में बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता तो वोट भी नहीं मिलते। कांग्रेस की पहले सरकार थी, अब इस साल आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। लेकिन दोस्तों सवाल वही है कि फ़िलहाल आने वाले समय में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, यानी कि 4 पर केजरीवाल है, 3 पर कांग्रेस है। लेकिन दोस्तों इन सीटों का आकलन अगर हम लगाएं और अगर सातों की सातों इंडिया के पास आ गई तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब की बार अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रचार किया है कन्हैया कुमार को लेकर। ख़ास करके जो कन्हैया कुमार का एक रुतबा है, जो उनका भाषण देने का जो स्टाइल है वो सब देखते हैं और सबको पसंद भी आता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कन्हैया कुमार को एकजुट लोगों ने सपोर्ट किया, कल की वोटिंग में दिखा। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी की असलियत जनता के सामने आ चुकी है, जनता जान चुकी है कौन किसके साथ है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर भड़ास निकाली है, और बीजेपी के ऊपर भड़ास निकालते हुए जो यहाँ पर ये चीज़ कही है कि फ़िलहाल देश की जो तमाम चीज़ें हैं दोस्तों, या फिर जो लोकतंत्र है उसको बीजेपी ख़त्म करने का काम कर रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये, आज हमारे देश में महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे कई मुद्दे हैं जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी दोस्तों फंस चुकी है। तो ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि बीजेपी के तमाम जो जुमलेबाजियाँ हैं दोस्तों वो भी जनता के सामने आ चुकी है। इसी को लेकर ओवैसी ने जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि धर्म के नाम पर चुनाव लड़ना, या फिर दोस्तों बार बार इस चीज़ को दोहराना। अभी मोदी जी का एक और नया जुमला शुरू हुआ है कि हम सारे ओबीसी जो मुस्लिम जितने भी मुस्लिम 14 मुस्लिम वो ज़ातों में दोस्तों वो मिलता है ख़ास करके आरक्षण, उनका हम बंद करेंगे, ओबीसी का छीन के उनको दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी भड़काऊ भाषण दे रहा है दोस्तों, चुनाव आयोग सो रहा है। अभी हाल ही में कल के बयान में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि मैं मुसलमानों का आरक्षण बंद करूँगा। ये कांग्रेस जो है वो खटाखट ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे रही है, जबकि दोस्तों आप समझिए ओबीसी का आरक्षण कांग्रेस ओबीसी को देती है, लेकिन जो बेचारे बहुत नीचे मुस्लिम होते हैं, जो दोस्तों गरीब होते हैं, पसमानदा मुसलमान होते हैं, इन लोगों को आरक्षण हमेशा से मिलता आया है ओबीसी की तरह ही। लेकिन दोस्तों बस मुस्लिम शब्द को बीच में बीजेपी इसलिए लाती है ताकि उसको वोट बैंक में एक बड़ा फ़ायदा हो। देखिए मैंने पहले भी कहा और फिर कहूँगा, बीजेपी वोट बैंक तैयार करने के लिए कुछ भी करेगी। पहली बात यह है कि उसको हिंदू मुसलमान करना बहुत अच्छा लगता है। बीजेपी ने देश के अंदर जो खाई बना रखी है हिंदू मुसलमान की, उसको बीजेपी बढ़ावा देती है, और ये बात दोस्तों किसी से छुपी नहीं है। जनता जिसे सपोर्ट करेगी उसी को सपोर्ट मिलेगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रहे दोस्तों, लेकिन जनता ने सोच लिया है किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं करना है। तो ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि आने वाले समय में बीजेपी का टाटा बाय बाय होने वाला है। चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले दोस्तों, इस बार देश की जनता बीजेपी को छोड़ने वाली नहीं है दोस्तों। और कहीं ना कहीं बीजेपी देश के लोकतंत्र के साथ जो कर रही है वो दोस्तों आपके सामने हो चुका है। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़के अरविंद केजरीवाल बोले जेल का जवाब लोग वोट से देंगे। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन 300 से भी अधिक सीट लाकर अपनी सरकार बनाएगा। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री अनाप शनाप बोल रहे हैं, अपनी रैलियों में वो इतने बौखला गए, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री ने कल अपने बयान में कहा कि विपक्ष को करने दो मुजरा। अब आप समझिए, बीजेपी की पहले तो इस देश के पीएम की भाषा देखिए कि भाषा में किस तरीके की बेहूदी भाषा का यूज़ किया जाता है। अब नरेंद्र मोदी क्या कह रहा है कि उन लोगों को करने दो मुजरा, विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन के लोगों को मुजरा करने दो अगर उन्हें करना है तो, लेकिन मेरी गारंटी है काम करेंगे, मोदी ये कह रहा है। दोस्तों 10 साल से जो बंदा लोगों को गारंटियाँ दे रहा है देश का प्रधानमंत्री, उसमें से एक भी गारंटी निभा दी हो तो बता दे प्रधानमंत्री, कौन सी ऐसी उन्होंने जो यहाँ पर दोस्तों बात मान ली विपक्ष की, या फिर विपक्ष के लिए कुछ काम किया, या फिर देश की जनता के लिए हित में काम किया। तो प्रधानमंत्री एक भी काम गिनवा दें, मुझे पूरा यकीन है प्रधानमंत्री एक भी काम गिनवा नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री को दोस्तों झूठ बोलना बहुत अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री जहाँ पर भी झूठ दिखता है वहीं पर चिपका देते हैं, और ये चीज़ तो बार बार है दोस्तों कि प्रधानमंत्री चाहे जो कर लें, चाहे जो भी चीज़ें वो बोलें, वो इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं वो आपके और हमारे सामने। तो इस चीज़ का दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा, और इसको लेकर जो यहाँ पर सरकार की नीतियाँ भी साफ साफ दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल अब चीज़ें दोस्तों और भी साफ़ होने वाली हैं, और अब हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़ा झटका लग गया है, और इस चुनाव में दोस्तों अब बदलाव होने वाला है, और जब जनता बदलाव करेगी तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल देश के हालात भी बदलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पर सपोर्ट करिए दोस्तों, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री चाहे जो कर लें, लेकिन अब देश में काफ़ी हितों की बदले की भी ज़रूरत हो रखी है। लेकिन प्रधानमंत्री का अब की बार कोई दाव काम नहीं आने वाला, क्योंकि एससी ने पूछ लिया फॉर्म 17 पर आने वाले समय में दरअसल दोस्तों यहाँ पर 3 शिकायतें दर्ज हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये शिकायतें चुनाव आयोग को लेकर हुई हैं, यानी कि ईसी इलेक्शन कमीशन के ऊपर हुई। अब क्या है वो शिकायतें, जरा ये जान लीजिए। पहला, चुनाव आयोग जानबूझकर चुनावी आंकड़ों में देरी कर रहा है, जो मतलब जो पब्लिकली जारी किए जाते हैं आंकड़े, उन आंकड़ों को जारी करने में वो जानबूझकर देर कर रहा है ताकि बीजेपी को जिता सके। ये आरोप किसने लगाया है? विपक्ष ने लगाया है। दूसरा आरोप ये लगाया है कि फिलहाल फॉर्म 17 में क्या क्या है ये जनता को पता चलना चाहिए और इसको सार्वजनिक करना चाहिए बीजेपी को। तीसरा आरोप ये है कि पहले चुनाव आयोग 48 घंटे के अंदर आंकड़े जारी करता था, ये एडीआर ने शिकायत की, लेकिन आजकल चुनाव आयोग आंकड़ों में गड़बड़ियां कर रहा है और जानबूझकर बीजेपी को जिताने के लिए आंकड़े देरी से करता है सार्वजनिक, यानी कि पब्लिकली। ऐसे में दोस्तों अब चुनाव आयोग का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हमारे जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, यानी कि नए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, उनकी बेंच ये मामला देख रही है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के इस यानी कि फॉर्म 17 के ऊपर डीवाई चंद्रचूड़ ने जवाब मांग लिया है सुप्रीम कोर्ट उससे, ईसी से, यानी कि इलेक्शन कमीशन से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आखिरकार आप डाटा जारी क्यों नहीं कर रहा है, आप फॉर्म 17 को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा है, यानी कि आप उसको पब्लिकली क्यों नहीं कर रहा है, जिससे कि लोग इस पर नज़र रख सकें और पता चले उन्हें कि इस फॉर्म में क्या क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इस फॉर्म को कोई कानूनी वो नहीं है कि जारी किया जाए या फिर बताया जाए, तमाम तरीके की वो बातें कर रहा है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि चुनाव आयोग दोस्तों बुरी तरीके से फंस चुका है। ये आरोप पहला नहीं है, चुनाव आयोग पर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो ईवीएम में भी गड़बड़ियाँ करवाता है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों संजय रावत। कहा फिलहाल झोला तैयार रखना मोदी जी, 4 जून को ज़रूरत पड़ने वाली है। दरअसल आपको बताते चले शिवसेना के संजय रावत ने प्रधानमंत्री को घेर लिया। संजय रावत ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि 4 जून को प्रधानमंत्री अपना बैग तैयार रखें, क्योंकि 4 जून को प्रधानमंत्री टाटा बाय बाय होने वाले हैं। यही नहीं, संजय रावत, शिवसेना के संजय रावत ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री का टिकट कट चुका है, बस अब झोला उठाने की देर है। संजय रावत ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि विपक्ष भाग जाएगा 4 जून के बाद जब हम जीतेंगे, दरअसल वो लोग खुद बीजेपी वालों के पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए, क्योंकि 4 जून के बाद ये लोग भाग जाएंगे, कहीं पर दिखाई नहीं देंगे। आपको बताते चले ये आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है
चुनाव आयोग बोल रहा हूँ कि मोदी सरकार के ऊपर। और संजय रावत ने इस चीज़ का दावा किया कि बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जाने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, कन्हैया कुमार ने बीजेपी को जमकर लपेटा। कहा दिल्ली में बीजेपी ने अपने 6 प्रत्याशी बदल दिए, लेकिन 7वां नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि बीजेपी को लगता है कि दिल्ली यमुना पार के लोग बेवकूफ़ हैं, या फिर ये समझदार नहीं है, ये लोग तो सोचते ही नहीं किसी को भी जिता देंगे। आपको बता दें चले, दरअसल बीजेपी ने 7 कैंडिडेट दिल्ली में खड़े किए थे, लेकिन एक एक कर 6 को बदल दिया, लेकिन 7वें को नहीं बदला। अब आप सोच रहे होंगे 7वां कौन है? 7वें दोस्तों यमुना पार के मनोज तिवारी जो कि दोस्तों एक भोजपुरी एक्टर हैं, और कन्हैया कुमार भी बिहार के हैं, वो भी जो है यहाँ पर बिहारी हैं। ऐसे में 2 बिहारियों के बीच में टक्कर है। लेकिन अगर दिल्ली में देखा जाए तो साफ साफ कन्हैया कुमार जीतते हुए नज़र आ रहा है दिल्ली का चुनाव, क्योंकि कन्हैया कुमार का जलवा अलग ही दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि कन्हैया कुमार को लोग पसंद करते हैं राजनीति के तरीके से। इधर कन्हैया कुमार का दोस्तों बोलबाला दिखाई दे रहा है। उधर दूसरी तरफ हमें एक चीज़ और देखने को ये मिल रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तमाम पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है इस बार इंडिया गठबंधन को जिताने में। देखिए, इन लोगों का दोस्तों जो गठबंधन हुआ है वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि ये चुनाव है, ये एक चुनाव नहीं है सिर्फ, ये दोस्तों आप समझिए देश के लोकतंत्र को बचाने का एक और तरीक़ा है। क्योंकि आज हमने खुद ने देखा है कि देश के लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश का संविधान लिखा दोस्तों, और संविधान में उन्होंने सबको एक जैसा हक दिया जीने का, लेकिन बीजेपी देश में डिवाइड करती है लोगों को। अब डिवाइड कैसे करती है दोस्तों? क्योंकि बीजेपी की जो राजनीति है वो हिंदुत्व पर चलती है। बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व पर चलती है, और वो खुलकर कहती है कि हम तो कट्टर हिंदूवादी हैं। मतलब कि दोस्तों देश में ये इस पर बात नहीं होगी कि देश में कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने लोग बेचारे बेरोज़गार हैं, कितने लोगों को काम मिलना चाहिए, इस सब पर तो दोस्तों कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है। जबकि दोस्तों आप समझिए, अगर हमारे सामने कोई भी मजबूर या गरीब इंसान आता है तो हम पहले ये नहीं सोचते वो किस धर्म का है, किस कास्ट का है, किस ज़ात का है, इसकी ज़ात क्या है, धर्म क्या है, ये कभी नहीं सोचते। हम लोग ये सोचते हैं कि बेचारा परेशान है, इसकी मदद करना चाहिए, इसकी हेल्प करना चाहिए, और वही इंसानियत है दोस्तों। अगर आप धर्म पूछ कर लोगों की हेल्प करने लगे तो फिर इंसानियत कहाँ हो गई? वो तो आप सबसे बड़े जानवर बन गए। जब आप लोगों को धर्म के नाम पर, सोच के नाम पर जो ये सोचने लगे कि यार ये उस धर्म का है, वो उस धर्म का है, तो फिर ये इंसानियत नहीं होती। ये दोस्तों जानवरपन होता है जो लोगों के अंदर भरा जा रहा है बीजेपी द्वारा। इसलिए दोस्तों देश में सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए, वो है भाईचारा, प्यार, मोहब्बत। और हमारा देश की खासियत यही तो है कि इंडिया में जो भी आते हैं दोस्तों, हम कहते हैं अतिथि देव भव। इसका मतलब होता है कि हमारे देश में हर आने वाला हमारा मेहमान है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और यही कारण है कि हमारा देश को भाईचारे के लिए जाना जाता है। लेकिन कुछ सालों से, 10 साल से लगभग मोदी सरकार देश की रेपुटेशन नीचे गिराती चली जा रही है, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा। दरअसल राहुल गांधी ने दोस्तों तमाम लोगों की परेशानियां भी सुनी, राहुल ने कई महिलाओं की मदद भी की। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि पूरी की पूरी बीजेपी को लगता है कि वो देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी वाले देश में भाईचारे को ख़त्म करके, प्यार मोहब्बत को ख़त्म करके देश में नफ़रत लाना चाहते हैं, लेकिन इनकी ये मंशा हम पूरी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने लोगों से अपील की है कि आज देश में जो भी तमाम चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, हिंदू मुसलमान, इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। राहुल ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। उन्होंने कहा कि लिख के ले लीजिए, प्रधानमंत्री इस देश के अब दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल ने कहा कि मैं दावा करता हूँ इस देश का प्रधानमंत्री सत्ता से जाने वाला है, और दोस्तों ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप देश के लिए कुछ नहीं कर रहा हो, 10 साल से जनता ने आपको चुना हुआ है और 10 साल के अंदर आपने कुछ नहीं किया, तो आप समझ सकते हो कि फ़िलहाल ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर दोस्तों हमें एक चीज़ मैंने बार बार वो चीज़ को ऑब्जर्व किया, देखा है दोस्तों, कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो सरकार के तमाम कारनामे हैं, वो साफ दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या विपक्ष के तमाम नेता, उनकी जो